प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी कंपनियां होती हैं वो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस ये सब चीज़ें बनाती हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो कंपनी रन करती है। जैसे कुछ नॉर्म्स कह सकते हो आप, कुछ रूल्स, जिससे कि आगे कोई दिक्कतें अराइज ना हो, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजेरियल एक्शंस एंड डिसीजंस, जिसकी हेल्प से हम मैनेजेरियल एक्शंस ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजेरियल एक्शंस एंड डिसीजन। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। लोगों का जो बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस लाने के लिए, ठीक है, जनरल गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब नेचर एंड फीचर्स ऑफ नेचर एंड फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये यूनिवर्सल हैं, हर जगह होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है और कहीं और नहीं है, हर जगह होता है ये, ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इसकी। ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको फॉलो ना करो तो कोई आपको लीगली सज़ा हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं ये। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ? इसको कभी भी चेंज किया जा सकता है, इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। थोड़ा धीरे बोल लो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। फिर उसके बाद है आपका इवोल्यूशनरी फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इसको प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किया जाता है। मतलब कभी भी कोई रूल अगर चेंज होता है, आप क्रिकेट में भी देख लो, अगर कोई रूल चेंज होता है तो वो एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही होता है। मतलब कोई अगर चीज़ें दिक्कतें कर रही हैं तब उसके लिए रूल बन जाता है। इसी तरीके से किसी भी कंपनी में जो रूल बनता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद है बिहेवियर इन नेचर। बिहेवियर इन नेचर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर इन नेचर का मतलब हुआ कि ये बिहेवियर वाइज डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही बिना सोचे समझे बना दिया जाए, डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे क्या रूल बनेगा। अगर कोई इनडिसिप्लिन है, रोज लेट आ रहा है, तो उसको उससे रिलेटेड कोई रूल बना दिया, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जहां पर भी कोई दिक्कत आ रही है उस जगह पे वो रूल अप्लाई कर दिया जाता है। जहां पर भी कोई दिक्कत आ रही है उस जगह पे वो रूल अप्लाई कर दिया और उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन बिहेवियरल इन नेचर, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ गई बात? मतलब जैसे होता है ना, जो भी अगर बीमारी है उसकी दवा, उसी तरीके से प्रिंसिपल, जैसे कोई रूल है उस रूल को वहां पे अप्लाई कर दिया जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कॉज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, प्रोवाइड मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि मैनेजर को पावर देती है कि उसके पास कुछ पावर्स होती हैं जिसकी हेल्प से वो आगे और डिसीजन ले सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकता है। साइंटिफिक डिसीजन ले सकता है, सिस्टमैटिक डिसीजन ले सकता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ मीट कर सकता है। मतलब जो भी अगर चेंजेस आ रहे हैं बिजनेसेस में या एनवायरनमेंट में, यानी पॉलिटिकल लीगल कोई भी एनवायरनमेंट, मतलब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अगर चेंज हो रही है, उन चेंजेस को मतलब कि मीट कर सकता है। अगर आपके आपके बिजनेस में मैनेजमेंट है तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब उस चीज़ को आप सह सकते हो। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा इसकी हेल्प से। दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो पाएगी, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कंट्रोल अच्छा होगा और आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट जो है वो ट्रेंड भी हो पाएगा इसकी हेल्प से, ठीक है। इसमें से सारे पॉइंट समझ में आ गए? कोई पॉइंट पूछना है? अगला, फ्योल प्रिंसिपल। अब फ्योल के क्या प्रिंसिपल्स हैं?
पहले फ्योल ये कहता है डिवाइड कर दो काम को, डिवीजन ऑफ वर्क। फ्योल सेड डिवाइड दी वर्क, लाइक इसका ये काम है, उसका वो काम है, इसका ये काम है, इसका वो काम। मतलब जैसे कैश, कैश कौन लेगा, ठीक है, रिसेप्शन पे कौन बैठेगा, ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, उन कामों में उस मतलब काम को पहले डिवाइड कर दो, ये बोलता है आपका फ्योल। ठीक है, फिर उसके बाद उसका कहना है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे ये पर्सन है, इससे आपने बोला कि ये काम कंप्यूटर पे करना है, और आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी कि अगर कंप्यूटर में मान लो अगर उसको कुछ और करना है, कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करना या कुछ और, आपने कोई अथॉरिटी उसको नहीं दे रखी और कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो कुछ और अपनी तरफ से नहीं कर सकता, तो इस केस में अगर काम नहीं हो पाया तो उसके लिए जिम्मेदार वो पर्सन नहीं होगा, क्योंकि उसको अथॉरिटी ही नहीं है। तो अथॉरिटी नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा। अब जैसे दिल्ली का सीएम कौन है, केजरीवाल है, ठीक है, अगर कोरोना वायरस के केस अगर बढ़ रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केजरीवाल होगा, ना कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि दिल्ली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केजरीवाल के हाथों में है। समझ में आ रही है बात। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक बारी में एक बंदे से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर आप एक बारी में एक के बजाय दो बंदों से ऑर्डर मिलने लग जाएगा, अब ये दो बंदे इसको ऑर्डर दे रहे हैं, उस केस में वो किसी का भी काम नहीं सुन पाएगा या कर पाएगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी के फायदे के लिए होना चाहिए। ठीक है, सबका टारगेट जो है वो एक होना चाहिए, मतलब कंपनी के लिए। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ इंडिविजुअली फायदा देखें। ठीक है, इंडिविजुअल का फायदा नहीं देखना। जैसे कुछ कंपनी में आपने देखा होगा, कुछ कंपनी के एम्प्लॉय आते हैं, वो कहते हैं हमसे आप ठीक करा लीजिए, कंपनी तक बात नहीं जाएगी, और वो खुद पैसे ले लेते हैं, तो उनका तो फायदा हो जाता है लेकिन कंपनी का नुकसान हो जाता है। ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एम्प्लॉय को ठीक पैसे नहीं मिलेंगे, वेजेस नहीं मिलेगा, तो वो काम करने में इच्छुक नहीं होगा, वो काम नहीं करना चाहेगा। तो फेयोल का ये कहना है कि रेमुनरेशन भी उनको ठीक मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फिर रेमुनरेशन। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप अथॉरिटी। टॉप अथॉरिटी जब अपना काम दूसरों को शेयर करती है, टॉप अथॉरिटी जब अपना काम दूसरों को शेयर करती है, दूसरे एम्प्लॉयज़ को शेयर करती है, यानी मिडिल में, मतलब जो मिडिल लेवल को शेयर करती है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अगला, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, जैसे इस तरीके से ए बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, सी डी से, और बीच में अगर ये बात कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं उसको, गैंग प्लैंक। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सारी चीज़ें सीक्वेंस में होनी चाहिए। सीक्वेंस का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मान लो ऑफिस है, वहाँ पे स्टाफ के बंदे बैठ के खाना खा रहे हैं, वो लंच रूम तो है नहीं, तो इसलिए उसका ये कहना सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है कि सभी में ये नहीं कि पार्शियलिटी हो, सभी एम्प्लॉय को एक जैसा ट्रीट करना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लो स्कूल है या कोई भी है, हर एक को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं, जैसे क्रिकेट में अगर मैं बात करूं, किसी अगर एक क्रिकेटर को खिलाया, उसको दो चार बार मौके देने पड़ेंगे। ये नहीं कि एक मैच में खिलाया और वो आउट हो गया तो बस खत्म, ऐसा नहीं। अगला, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब प्रमोट, बढ़ावा देना चाहिए किसी चीज़ को। अगर अगर एम्प्लॉय अच्छा कर रहे हैं, उनको इनिशिएट करना चाहिए। एस्पिरिट द कॉप्स, इसका मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट में काम होना चाहिए। टीम स्पिरिट में मतलब जैसे होता है ना एक खेल भावना, उसी तरीके से। ठीक है,
अब है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way or not। मतलब ये देखना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं, इसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। समझ में आ गया साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब? देखना कि वो लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, एक स्टैंडर्ड फिक्स करना, अगर ठीक से काम नहीं हो पा रहा उसको कंट्रोल करना, ये होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर उसके बाद है टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ठीक है। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का? टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब शुड बी सेट अप। एक स्टैंडर्ड टाइम जो है जॉब के लिए सेट कर देना, ठीक है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसका मतलब ये होता है टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब शुड बी सेट अप। एक टाइम सेट कर देना और उस टाइम में अगर काम नहीं हुआ तो उसकी टाइम स्टडी करना, ये होता है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जस्ट ये नहीं कि रूल आपने बना के छोड़ दिया, आपको मेजर करना पड़ेगा कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ इतने टाइम पीरियड में, और अगर काम उतने टाइम पीरियड में नहीं हुआ है तो उसको लेकर स्टडी करना कि क्यों नहीं हुआ, ये होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, मतलब जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस डिस्प्यूट में कोई फायदा किसी का नहीं होता, तो अंडरस्टैंडिंग बना के रखना, किसी को बुला भरा नहीं बोलना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना, ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सबको मिलकर काम करना है अकेले के लिए नहीं करना, मतलब सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना। अगला डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटीज। तो जितने भी वर्कर्स हैं उनका डेवलपमेंट करना, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, उनकी प्रोस्पेरिटी को बढ़ाना, मतलब उनको एक तरीके से उनका जो फीलिंग्स वगैरह हैं उनका भी ध्यान रखना, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट अब है आपकी साइंटिफिक टेक्निक्स, ठीक है। टेक्निक्स में 2 पार्ट में बांटी गई हैं, एक फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में आपकी 2 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में आपकी 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इनके अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिनियर है। रूट क्लर्क का काम क्या होता है? रूट क्लर्क का काम होता है वो रिस्पॉन्सिबल है अपना फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी किस किस स्टेप से होके प्रोसेस होगा, काम होगा, उसके लिए रूट क्लर्क आपका जिम्मेदार है। दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है? वो जनरल इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे काम होगा, उसके लिए गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस देना। टाइम एंड कॉस्ट का क्लर्क का काम क्या है? वो ये इंश्योर करता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब, स्टार्ट कब होगा काम और कब तक कंप्लीट हो जाएगा। डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन मेंटेन करना, वर्कर कुछ और तो नहीं कर रहे खाली टाइम में, वो सब चीज़ हो गई डिसिप्लिनरी, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर हो गया। मैंने बोला ना फर्स्ट टेक्निक क्या थी? फर्स्ट टेक्निक आपकी थी प्लानिंग डिपार्टमेंट, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, उसमें आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें पहले कौन होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन होता है? गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या होता है? वो ये देखता है कि रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं जॉब के लिए वो सारे हैं या नहीं है, टूल्स वगैरह हैं या नहीं है, ठीक है। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस का क्या काम होता है? वो ये देखता है टाइम पे काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस ये देखता है सारे मशीन और टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का काम होता है चेक करता है क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये पहली टेक्निक कंप्लीट हो गई। पहली में मैंने बोला 2 डिपार्टमेंट है, प्लानिंग और प्रोडक्शन। तो प्लानिंग पहले मैंने समझाया आपको,
फिर उसके बाद मैंने आपको ऑपरेशनल समझाया, ठीक है। ऑपरेशनल के बाद सेकंड टेक्निक आ गई आपकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हो और काम को सिंप्लीफाइड कर देते हो, ठीक है। ये आपकी दूसरी टेक्निक है, मतलब काम को एक सिंपल मैनर में करना। फैटिग्यू स्टडी, फैटिग्यू स्टडी का मतलब होता है कि रेस्ट इंटरवल ड्यूरेशन ये कितना होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फैटिग्यू स्टडी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है मेथड स्टडी, ठीक है। मेथड स्टडी में क्या होता है कि काम किस टेक्निक से होगा, ठीक है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, कौन से मेथड से काम को करना है। ये हो गया आपका मेथड स्टडी। फिर अगला है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है कि काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। हाँ, तो फिर अगला है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है कि वर्कर कर क्या रहे हैं, उनका मूवमेंट एनालाइज करना, कितने समय में उन्होंने क्या क्या काम किया। वर्क स्टडी, कितना काम हुआ। तो ये आपका टेक्निक्स हैं। फिर आपका आ जाता है पीस वेज रेट सिस्टम। पीस वेज रेट सिस्टम कहता है कि जो टेलर है उसका ये कहना है पीस वेज रेट सिस्टम होना चाहिए, जितना काम हुआ उतना पैसा। मेंटल रिवोल्यूशन यानी कि उन लोगों ने जो काम किया उसके बदले में उनको कितना जो है वो मतलब सॉरी, पीस वेज रेट सिस्टम तो ये होगा कि जितने पीसेस वो बनाएंगे उसके हिसाब से उनको देना। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब उनको अप्रिशिएट करना, उनको मेंटली फिट रखना, ताकि वो ऐसा ना हो कि काम ना करें या काम चोरी करें, इस तरीके की चीज़ें ना हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया